हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आप सभी के फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूनिट 4 एंड इस टॉपिक का जो टाइटल है दैट इज़ कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। काफ़ी अच्छी यूनिट है और आगे बढ़ने से पहले लेट अस हैव ए ग्लांस ऑन द सिलेबस ऑफ यूनिट 4। It is all about leadership communication, communication and social competence, context, feeling, intention, behavior, providing and receiving feedback, difference between tact and intelligence। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 मार्क्स के प्रॉस्पेक्ट से। एक क्वेश्चन लीडरशिप कम्युनिकेशन के बारे में 7 मार्क्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। कॉन्टेक्स्ट, फीलिंग्स, इंटेंशंस, बिहेवियर ये जो है ये 2 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स के प्रॉस्पेक्ट से इसे तैयार करिएगा। एंड देन देयर कम्स इमोशनल इंटेलिजेंस, ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन भी बी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एंड थिंकिंग स्किल्स, मीनिंग एंड टाइप्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ AKTU एग्जामिनेशन 7 मार्क्स में आएगा। तो इस तरह से ये हमारा सिलेबस है, छोटा सा यूनिट है, बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, लेकिन लीडरशिप कम्युनिकेशन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं कि लीडरशिप कम्युनिकेशन की जब बात करी जाती है तो लीडरशिप कम्युनिकेशन आखिर क्या चीज़ होती है। तो लीडरशिप कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि ऐसा कम्युनिकेशन जो लीडरशिप के लिए अनिवार्य हो, ऐसा कम्युनिकेशन जो लीडरशिप को डिफाइन करता हो, लीडरशिप के लिए एक अहम भूमिका, एक प्राइम रोल, एक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट रोल प्ले करता हो। लीडरशिप कम्युनिकेशन इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली यूज्ड बाय लीडर्स। तो जाहिर सी बात है कि कम्युनिकेशन और लीडरशिप जो है तो ऐसा कम्युनिकेशन है जो दैट इज यूटिलाइज्ड बाय लीडर्स। क्यों यूटिलाइज करा जाता है? टू रिले इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर, कोर वैल्यूज, मिशन, क्रूशियल मैसेजेस ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन, या फिर टू बिल्ड ट्रस्ट एंड एनकरेज एम्प्लॉयज़। तो इस कम्युनिकेशन को स्पेसिफिकली किस पर्पज से यूज़ करते हैं? इन्फॉर्मेशन को रिले करने के लिए। इन्फॉर्मेशन को किस बारे में हो सकती है? किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में, उसकी कोर वैल्यूज़, उसके मिशन, उसके विज़न, उसके रूल्स रेगुलेशंस, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन रिले करने के लिए, या फिर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर एम्प्लॉयज़ को एनकरेज और मोटिवेट करने के लिए। तो ऐसा कम्युनिकेशन जो एक लीडर यूज़ करता है फॉर द पर्पस ऑफ रिलेइंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर, कोर वैल्यूज़, टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऐसा कम्युनिकेशन जो लीडर यूज़ करता है अपने टीम में ट्रस्ट, अपने टीममेट्स के बीच ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए और अपने टीममेट्स को एनकरेज, मोटिवेट, इंस्पायर करने के लिए, टू इन्फ्यूज इन दैम स्पिरिट एंड एनर्जी। तो दैट इज नोन एज लीडरशिप कम्युनिकेशन। In practice, leadership communication involves delivering a shared vision and inspiring others to buy into that vision। ये थोड़ा important है। अगर हम कहें तो एक लीडरशिप कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक शेयर्ड विज़न जो है, यानी कि एक संस्था का जो एक कॉमन विज़न है, शेयर्ड विज़न का मतलब जो एक कॉमन विज़न है, वो एक संस्था का कॉमन विज़न लीडर जो है वो डिलीवर करता है और लोगों को इंस्पायर करता है, यानी अपने टीममेट्स को इंस्पायर करता है कि वो उस विज़न में आकर काम करें, उस विज़न के हिसाब से काम करें। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, जैसे कि मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, तो जो मेरा लीडर है, यानी मेरे लीडर कौन हुआ? मेरे डायरेक्टर सर। तो मेरे डायरेक्टर सर मेरे को कैसे करेंगे, क्या करेंगे? मेरे को और मेरे टीममेट्स को ये बताएंगे कि हमारा IIMT जो है वो बच्चों को किस तरह से ग्रूम अप करना चाहता है, बच्चों को किस तरह से फोस्टर करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, एकेडमिकली, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉरली किस तरह से, फिजिकली किस तरह से ग्रूम अप करना चाहता है, ये बताएगा। और मुझसे ये एक्सपेक्ट करेंगे मेरे डायरेक्टर सर, यानी मेरे बॉस, यानी मेरे लीडर, कि मैं उस शेयर्ड विज़न को बच्चों तक पहुंचाऊं, उस शेयर्ड विज़न को इस तरह से लूं ताकि बच्चों का वेलफेयर, जिस तरह से संस्था चाहती है उस तरह से बच्चों का वेलफेयर कर पाऊं। Leadership communication is the ability to communicate and socialize with team members in a way that they are properly informed, richly motivated, goodly inspired, well connected and of course united incredibly to one another। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या है। एक लीडर की एबिलिटी है, इस तरह से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी है कि वो अपनी टीम के साथ सोशलाइज कर सके, यानी उनके साथ फ्रेंडली हो सके, कोलेजियल हो सके, फ्रेंडली हो सके
और अपने टीम मेंबर्स को इस तरह से कोलेजियल फ्रेंडली सोशलाइज कर सके, सामाजिकृत कर सके कि वो उनको प्रॉपरली हर बात की इन्फॉर्मेशन पहुँचे, वो अच्छी तरह से मोटिवेट रहें, हम हमेशा वो अच्छी तरह से इंस्पायर्ड रहें और एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड रहें, और यह ऑफ कोर्स वो अखंड रूप से यूनाइटेड रहें, अखंड रूप से एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहें, टू बी इन हार्मोनाइज। Effective leadership communication is the lifeblood of an organization. It is the cornerstone of organizational success. Effective leadership communication किसी भी organization का life blood होता है। जिस तरह से जितना important blood होता है life के लिए, इतना ही important किसी भी organization के लिए उसका effective leadership communication होता है। और जो ये है effective leadership communication, ये किसी भी organizational success के लिए, किसी भी संस्था की उन्नति के लिए आधारशिला है, cornerstone है, foundation है। तो आप समझ सकते हैं कि लीडरशिप कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं एंड आई वुड एक्सपेक्ट यू ऑल टू शेयर सम मोर एग्जाम्पल्स, ताकि हमारे आने वाले बैचेस में और आपके और भी बच्चों को एग्जाम्पल मिल सकें, और भी आसान से इजी से एग्जाम्पल आप दीजिएगा। यहाँ पर मेरा एग्जाम्पल है, इफ़ ए टीम मेंबर इज एक्सप्रेसिंग डिसकंटेंट एट देयर वर्क प्लेस एट द मोमेंट। डिसकंटेंट का मतलब असंतोष। अगर कोई देखिए, अगर कोई टीम मेंबर आपका जो है वो वर्क प्लेस में किसी एक मोमेंट पर, किसी समय में असंतोष फील कर रहा है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, इनकन्वीनियंट फील कर रहा है, तो यू कैन आस्क देम टू एक्सप्लेन हाउ दे वुड प्रेफर टू चेंज द टीम्स वर्क फ्लो, और यू कैन सिंपली चेंज हिज शिफ्ट हिज एरिया ऑफ वर्क और एसोसिएट सम असिस्टेंट विद हिम एंड द लाइक। अगर आपको लगता है कि आपका कोई टीममेट जो है किसी समय में असंतोष फील कर रहा है, असुविधा फील कर रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो आप उससे पूछेंगे कि किस तरह से टीम के वर्क फ्लो को चेंज करा जाए, किस तरह से उसकी शिफ्ट को चेंज कर दिया जाए तो वो सही फील करने लगेगा। क्या उसके एरिया को, अगर एरिया ऑफ वर्क को चेंज कर दिया जाए या फिर उसके साथ किसी और को एसोसिएट कर दिया जाए, उसके साथ कोई असिस्टेंट उसे दे दिया जाए, तो क्या वो अच्छा फील करेगा। तो ऐसा ही होता है ना, यही लीडरशिप है कि आप अगर अपने किसी मेंबर को परेशान देखें, दुखी देखें, तो उससे पूछें कि क्या पर्सनल लेवल पर उसके पास कोई संकट है, परेशानी है, फैमिली में कुछ गलत तो नहीं चल रहा। अगर प्रोफेशनल वर्क्स की बात करें, फील्ड की बात करें, तो प्रोफेशनली जो है वर्क फ्लो को चेंज करने से क्या उसको आराम मिल जाएगा, क्या उसे किसी पर्सन से शिकायत तो नहीं है, क्या उसे आपसे तो शिकायत नहीं है, क्या उसकी शिफ्ट को चेंज कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, इवनिंग से मॉर्निंग, मॉर्निंग से नाइट, नाइट से मॉर्निंग, या फिर उसके एरिया ऑफ वर्क को अगर चेंज कर दिया जाए तो क्या वो अच्छा फील करने लगेगा, या फिर उसके साथ किसी, वो इतना बर्डनसम तो नहीं है कि उसको किसी और असिस्टेंट की ज़रूरत है। अगला हमने एग्जाम्पल लिया है, इफ़ देयर इज सम टुमुल्टस सिचुएशन। टुमुल्टस का मतलब है लोचे वाली सिचुएशन है, कुछ घपला चल रहा है, कुछ मतलब असंतोष वाली सिचुएशन आती है, तो लीडर कैन कम्युनिकेट विद द टीम टू गेट टू नो देयर प्रॉब्लम्स and grievances, to negotiate, to resolve conflicts, to offer the best suitable solution। अगर कोई कहीं संस्था में, कहीं भी, किसी भी फील्ड, किसी भी जगह कोई टुमुल्टस सिचुएशन चल रही है, लोचे वाली स्थिति चल रही है, कोई दंगा फसाद चल रहा है, तो लीडर उस स्थिति में कम्युनिकेट कर सकता है टीम से, उनकी प्रॉब्लम्स और उनके ग्रीवेंसेस जानने के लिए, उनसे नेगोशिएट यानी उनसे बार्गेनिंग करने के लिए, बीच का रास्ता निकालने के लिए, उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए यानी उनके संघर्षों को रिजॉल्व करने के लिए, और इन सब और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बेस्ट सुटेबल ऑप्शन, बेस्ट सुटेबल सॉल्यूशन ऑफर करने के लिए भी वो उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। इनफैक्ट ही कैन बी ए मीडिएटर बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर। कई स्थिति में वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक बिचौलिए का काम कर सकता है और एम्प्लॉय की बात जो है एम्प्लॉयर तक पहुंचा सकता है, या एम्प्लॉयर की जो एक्सपेक्टेशन है उन्हें सरल करके एम्प्लॉयज़ तक पहुंचा सकता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल देकर मैंने लीडरशिप कम्युनिकेशन के रोल को या लीडरशिप कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करना चाहा है। अगर आपके पास कुछ और भी एग्जाम्पल हो तो वी आर वेलकमिंग योर examples with open heart and we will be eagerly waiting for your examples. Kindly do leave your examples in the comment section. आगे चलते हैं। अब आता है पर्पस ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन। इट हेल्प्स टू यूनाइट टीम
एंड एम्पावर मेंबर्स टू टेक अप द प्रोजेक्ट एंड प्रोड्यूस द बेस्ट आउटकम्स। इसमें क्या होता है, लीडरशिप कम्युनिकेशन का रोल क्या होता है, ये टीम को यूनाइट करता है, एकता के सूत्र में बांधता है, टीम मेंबर्स को एम्पावर करता है कि वो नए नए प्रोजेक्ट लें और अच्छे से अच्छा आउटकम, अच्छे से अच्छा नतीजा, अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करें। इफेक्टिव लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है टीम मेंबर्स को और इग्नाइट करता है उन्हें। इग्नाइट का मतलब उन्हें जो है उकसाता है, उन्हें प्रवोक करता है। इन्फ्यूज़ इन दैम द स्पार्क एंड एनर्जी, उनके अंदर इन्फ्यूज़ करता है, क्या इन्फ्यूज़ करता है, एनर्जी और स्पार्क फूंकता है। और स्पेशली कब, जब वो डिमोटिवेटेड और डिसेंट्रलाइज्ड हों। तो जब आपके मेंबर्स थके हुए हों मेंटली, फिजिकली, या डिमोटिवेटेड हों, डिसेंट्रलाइज्ड हों, अपने एम से भटक गए हों, डेविएट हों कहीं पर, तो उस समय में आप उनको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, उनके अंदर उनको इग्नाइट करते हैं, उनके अंदर स्पार्क और एनर्जी इन्फ्यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, उनको एम्पावर और यूनाइट करते हैं। आगे आता है इट हेल्प्स इन बिल्डिंग लास्टिंग रिलेशनशिप। लास्टिंग का मतलब है एवर लास्टिंग, यानी कभी ना ख़त्म होने वाले। तो अच्छा जो लीडरशिप कम्युनिकेशन है वो क्या करता है, वो कभी ना ख़त्म होने वाले रिश्ते बनाता है और फोस्टरिंग कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट अराउंड, और अपने आसपास कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट फोस्टर करता है, यानी डेवलप करता है। फोस्टर की जगह डेवलप लिख सकते हैं, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा नए वर्ड लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। इट हेल्प्स इन फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में भी टीम के मेंबर्स के बीच में अगर आपस में कोई मतलब वो थोड़ा सा तकरार वाली बात हो जाती है तो ये दोनों ही सदस्यों के बीच में सुलह करवाता है और आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में भी बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। इट हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हमने पहले भी बताया था कि ये टीम के मेंबर्स को नेगोशिएट करता है, रिजॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट, और क्या कहते हैं, शेयर्ड विज़न को बताता है और उनसे शेयर्ड विज़न में आकर काम करने के लिए उनको इनवाइट करता है। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में बहुत बड़ी भूमिका प्ले करता है। जितना अच्छा लीडर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उतना ही ज़्यादा एक संस्था जो है वो ग्रो करेगी और फेकंड रिजल्ट देगी, फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। इट हेल्प्स टू बूस्ट पर्सनल एम्बिशंस। ये लोगों की पर्सनल और इंडिविजुअल एम्बिशंस को, महत्वाकांक्षाओं को बूस्टअप करके उनसे काम निकलवाता है, उनसे अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस लेता है, अचीवमेंट्स लेता है। तो बहुत बड़े रोल हैं, बहुत अच्छे रोल हैं, याद करिएगा ज़रूर। अब आता है पिलर्स ऑफ कम्युनिकेशन, पिलर्स ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन। लीडरशिप कम्युनिकेशन के कुछ पिलर्स हैं, यानी कि आप किस तरह से एक अच्छा लीडरशिप कम्युनिकेशन कर सकते हैं डेवलप। तो सबसे पहला जो पिलर है, इसको देखिए इस तरह से, यहाँ पर डायग्राम बनाइएगा, फिर सारे पिलर्स का लिखिएगा, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज। पहला जो पिलर है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है, सबसे बड़ा मजबूत पिलर है, लिसनिंग। देखिए, किसी से बातचीत करने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी बात को सुना जाए, समझा जाए, ध्यान से सुना जाए। Active, patient, empathetic और deliberate listening is the first and foremost priority of leadership communication। अगर आप एक अच्छा लीडरशिप, अगर आप चाहते हैं कि आप एज ए लीडर एक पावरफुल कम्युनिकेशन डेवलप करें, तो सबसे पहली उसकी शर्त है कि यू हैव टू बी ए गुड लीडर, गुड लिसनर फर्स्ट। यू हैव टू बी एन एक्टिव लिसनर, यू हैव टू बी ए पेशेंट लिसनर। एम्पैथेटिक लिसनर का मतलब है कि आप किसी के दुख दर्द को, उन दुख दर्द को भी समझ लो जो वो कह नहीं पा रहा है, यानी कि उसके कानों, उसको किसी के दुख दर्द को कानों से ही ना सुनो बल्कि दिमाग से, दिल से भी सुनो। डेलिब्रेट लिसनिंग, एक सोच समझ वाली लिसनिंग ज़रूरी है लीडरशिप कम्युनिकेशन के लिए। तो एक व्यक्ति को जो है एक्टिवली, पेशेंटली, एम्पैथेटिकली और डेलिब्रेटली सुनना चाहिए, और सुनना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ए लीडर शुड लिसन टू द प्रॉब्लम्स। एक लीडर को लोगों की प्रॉब्लम्स सुननी चाहिए, ग्रीवेंसेस सुननी चाहिए। अगर उनके पास कुछ अच्छे बढ़िया सजेशन है तो उनको भी वेलकम करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी इमोशंस और फीलिंग्स को समझना और सुनना चाहिए, एंथुसियास्टिकली, अटेंटिवली और एक्टिवली। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आप अगर याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको कैसे सुनना है, एक्टिवली, एंथुसियास्टिकली, अटेंटिवली, लोगों की प्रॉब्लम, ग्रीवेंस, सजेशन, इमोशन, फीलिंग्स, डिसीजंस भी उनके सुनने चाहिए, और उनकी एडवाइस, कई बार उनकी कुछ एडवाइजेज होती हैं वो भी उनके सुनने चाहिए। एडवाइस तो नहीं, सजेशन आ गया तो वो ज़्यादा सही, अप्रोप्रिएट है। अगला आता है अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज। कई बार क्या होता है कि हम जो है बोले, मतलब हमारे मन में इतना कुछ चल रहा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर सदस्य आपका बोले तभी आप समझें।
आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज भी समझनी होगी और कई बार जो है आप बॉडी लैंग्वेज समझकर भी एक राइट डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सदस्य कब कितना इरिटेटेड है, कब कितना जो है इम्पेशेंट है, कब कितना अनकंफर्टेबल है, कब उसको फैमिली प्रॉब्लम हो सकती हैं। हर बार ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी आपसे बोलकर ही कुछ कहे, तो आपको यू आर एज ए गुड लीडरशिप टू डेवलप गुड लीडरशिप कम्युनिकेशन स्किल्स यू नीड टू अंडरस्टैंड बॉडी लैंग्वेज टू। अंडरस्टैंडिंग द बॉडी लैंग्वेज कैन गिव लीडर्स एडिशनल इंसाइट। एडिशनल इंसाइट का मतलब अतिरिक्त परख। तो अगर आप बॉडी लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझ पाते हैं तो ये एक लीडर को एक एडिशनल इंसाइट देता है, एक अतिरिक्त परख देता है। ही शुड बी कैपेबल इनफ टू रीड एंड टू गेट टू नो द पीपल थ्रू देयर बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशंस एंड एटीट्यूड। कब किस व्यक्ति का एटीट्यूड क्या है, कब किस व्यक्ति के एक्सप्रेशन क्या कह रहे हैं, कब वो नाखुश है, कब वो खुश है, कब वो गम में है, कब वो एंजाइटी में है, कब वो स्ट्रेस में है, ये सब जानने के लिए आपको अपने टीममेट के बॉडी लैंग्वेज को, उनके जेस्चर्स को भी समझना आना चाहिए। कंसाइज वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट। देखिए आपको पता है कि आज के युग में बहुत ज़्यादा हर कोई व्यक्ति, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे मैं टीचर हूँ, चाहे आपकी मम्मा एक हाउसवाइफ हैं, आपके फादर एक बिजनेसमैन है या कारपोरेट में है, हर व्यक्ति इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि बहुत ज़्यादा कहना, बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करना ये एक समझदारी की बात नहीं है, ये एक अच्छी पर्सनालिटी की आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आपका कम्युनिकेशन जितना कंसाइज होगा, टू दी पॉइंट होगा, अप टू द मार्क होगा, जितना मीटर्ड मेजर्ड टोन में आप बोलेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को बना पाएंगे। तो मोस्ट पीपल most people don't have time to listen exaggregated conversations। बहुत लोगों के पास exaggregated conversations को यानी कि बढ़ा चढ़ाकर conversations को सुनने का टाइम नहीं होता। तो you need not to beat about the bush, आपको घुमा फिरा कर बात नहीं करनी है। एक लीडर को कैसा होना है, ब्रीफ, कंसाइज, क्रिस्प होना है, करारा होना है, टू दी पॉइंट होना है, अप टू द मार्क होना है, मीटर्ड और मेजर्ड टोन में बात करनी है। मीटर्ड एंड मेजर्ड टोन का मतलब है नपे तुले वर्ड्स में बात करनी है। रिटन कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल वर्ल्ड इज़ हाईली फॉर्मल एंड टोटली ऑर्गेनाइज्ड। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपने वर्बल कम्युनिकेशन से ही सहारा ले लिया। आज का युग जो है उसमें बहुत सारी बातों को लिख कर भी, लिखित रूप में भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड जो है वो हाईली फॉर्मल है, औपचारिक है, बहुत बुरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक है। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, अगर आपको मैं ये कह दूँ, चाहे मैं कितनी भी बड़ी टीचर ना क्यों ना हूँ, अगर मैं आपको ये कह दूँ कि आपके 50 में से 40 नंबर हैं, तो क्या आप मान लेंगे अनटिल अनलेस आपको मैं लिख कर ना दूँ, है ना। तो प्रोफेशनल वर्ल्ड हाईली फॉर्मल और टोटली ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए रिटन कम्युनिकेशन प्रोफेशनल वर्ल्ड की डिमांड है। इट इज़ ऑलमोस्ट कॉमन टू कैरी ऑन कन्वर्सेशंस वाया ईमेल, टेक्स्ट, सर्कुलर, नोटिसेस एंड द लाइक। बहुत कॉमन है कि हम अपने डेली लाइफ में, कारपोरेट की लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में डेली जो है कन्वर्सेशन का आदान प्रदान करते हैं। कई बार ईमेल से, कई बार टेक्स्ट से, कई बार सर्कुलर हमें निकालने पड़ते हैं, नोटिसेस निकालने पड़ते हैं, एजेंडा बनाने पड़ते हैं, MOM बनाने पड़ते हैं। तो कई बार हमें जो है इस तरह से भी रिटन फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म्स में रिटन कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो जब एक दैट इज़ वाई ग्रेट लीडर्स शुड हैव स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। इसलिए जो है एक अच्छे लीडर में रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स पर उसकी स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। उसकी राइटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी। जब आप लिख रहे हो तो आपकी राइटिंग हर तरह की एम्बिग्यूटी यानी कि कन्फ्यूशियस स्टेटमेंट से दूर होनी चाहिए। कन्फ्यूशियस स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए, डुअलिटी नहीं होनी चाहिए, दोहरापन नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट और क्लियर होनी चाहिए, एरर फ्री होनी चाहिए। एरर फ्री कैसे? इन टेक्स्ट ऑफ ग्रामर, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रामर, ग्रामर के क्रम में, स्पेलिंग के क्रम में, पंक्चुएशन के क्रम में। इस मतलब एरर फ्री हमारी कैसी राइटिंग हो, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, ना तो ग्रामर से संबंधित, ना स्पेलिंग से संबंधित और ना ही पंक्चुएशन मार्क्स से संबंधित कोई एरर ना हो, एरर फ्री हो और इन्फॉर्मेटिव भी हमें होना पड़ेगा। तो इस तरह से रिटन कम्युनिकेशन है। आगे आते हैं एम्पैथी। एम्पैथी में क्या है? एम्पैथी का मतलब होता है माई पेन योर पेन, है ना, योर पेन माई पेन, तुम्हारा पेन मेरा पेन, है ना। एम्पैथी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिक ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन। एम्पैथी सबसे ज़्यादा मजबूत ईंट है, ब्रिक का मतलब ईंट है यानी पत्थर है, स्टोन है लीडरशिप कम्युनिकेशन का। लीडर शुड नो, अंडरस्टैंड एंड लिसन टू हिज टीममेट्स एज ही लिसन टू हिज फैमिली मेम्बर्स। एक लीडर को अपने टीममेट्स को इसी तरह से जानना, समझना और सुनना है जैसे कि वो अपने फैमिली मेम्बर
मेंबर्स को सुनता है। ही शुड बी सेंसिटिव टू दैम। एक लीडर को अपने टीममेट्स के लिए बहुत ही सेंसिटिव यानी संवेदनशील होना होगा। संवेदनशीलता का मतलब है कि उनके दुख को सुनकर तुरंत एक्शन लेना होगा, रेसिप्रोकेट करना होगा, प्रत्युत्तर देना होगा। कई बार क्या होता है कि आप मेरे पास शिकायत लेके आए और आपकी शिकायत मैंने सुनकर इधर उधर कर दिया, उसका सल्यूशन नहीं दिया, बट ऐसा नहीं करना। हमें बहुत सेंसिटिवली उनकी शिकायतों को, उनकी बातों को समझना है। ही शुड ट्रीट दैम एज ही वांट्स हिमसेल्फ टू बी ट्रीटेड। उसे अपने टीममेट्स को इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए जैसे कि वो अपने साथ ट्रीट होना चाहता है। जैसा व्यवहार वो खुद के साथ चाहता है ऐसा ही व्यवहार उसे अपने टीममेट्स के साथ करना चाहिए। ही शुड जज दैम एज ही हिमसेल्फ वांट्स टू बी जज्ड। उसे अपने टीममेट्स के साथ ऐसा ही जजमेंट करना चाहिए, ऐसा ही न्याय करना चाहिए जैसा न्याय वो खुद के साथ होते देखना चाहता है। ही शुड ट्रीट दैम सो सेंसिटिवली एज ही हिमसेल्फ वांट्स टू बी ट्रीटेड। उसे अपने टीममेट्स के साथ इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार वो खुद के साथ होते हुए देखना चाहता है। ट्रीट हो गया, जज हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं, ये लाइन रिपीट हो गई है, यहाँ पर लिख सकते हैं रिस्पेक्ट। ही शुड रिस्पेक्ट दैम। उसे उन लोगों की इसी तरह से रिस्पेक्ट करनी चाहिए जैसे कि वो अपनी रिस्पेक्ट होते हुए देखना चाहता है। ठीक है, तो ये एम्पैथी हुई। तो ये पिलर्स थे। अब आते हैं स्ट्रैटेजीज ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन। यहाँ पर टिप्स भी हो सकती हैं, ये टिप्स, मेथड्स। कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, कुछ रणनीतियाँ हैं जिनके थ्रू हम इफेक्टिव लीडरशिप कम्युनिकेशन को जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, फोस्टर कर सकते हैं। सबसे पहला है कनेक्ट विद योर टीम। अब देखिए, लीडरशिप कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद इन्वॉल्विंग पीपल, कनेक्टिंग पीपल, इंटरेक्टिंग विद दैम, मेकिंग योर टीम। लीडरशिप कम्युनिकेशन स्टार्ट ही कहाँ से होता है? लोगों से जुड़कर, लोगों से कनेक्ट होकर, लोगों से इन्वॉल्व होकर, तो उनसे बातचीत करके, उनसे कन्वर्सेशन करके और अपनी टीम बनाकर। पर्सनल कनेक्शंस मैटर। पर्सनल कनेक्शन का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। सो इट इज़ नेसेसरी टू इंगेज 1-to-1 कन्वर्सेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसीलिए ज़रूरी है कि समय समय पर हमें 1-to-1 कन्वर्सेशन करें, यानी एक एक व्यक्ति को अलग अलग इंडिविजुअली बुलाकर उनसे कन्वर्सेशन करें। हो सकता है वो ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को, अपने सजेशन को सामने रखने में हेजिटेट हों, तो आपको 1-to-1 कन्वर्सेशन करना ज़रूरी है। टू बी अप्रोचेबल, यू कैन कॉल इनफॉर्मल मीटिंग्स, टी टेबल पार्टीज टू। कई बार ऐसा होता है कि आप ऑफिशियली बहुत सारी बातें नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो कॉलेजियल होना पड़ेगा। कॉलेजियल का मतलब है कि आपको जो है थोड़ा थोड़ा उनसे फ्रेंडली होना पड़ेगा और अप्रोचेबल बनाने, इजीली अप्रोचेबल, टू बी इजीली अप्रोचेबल, आराम से ताकि आप अप्रोचेबल हो सकें। इसीलिए आपको इनफॉर्मल मीटिंग्स कभी कभी बुलानी पड़ सकती हैं। टी टेबल पार्टीज़ भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उनसे मुखातिब होने के लिए, उनसे खुलने के लिए। पे अटेंशन टू योर लिसनर्स। अपने लिसनर्स पे हमने पहले भी बताया था पिलर्स में कि एक्टिव लिसनर होना पड़ेगा आपको। कहाँ बताया था भाई? हाँ, ये बताया था। तो यहाँ पर भी ये है कि पे अटेंशन टू योर लिसनर्स। अपने लिसनर्स पर अटेंशन पे करिए। बी रिस्पॉन्सिव एंड रिमूव ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन का मतलब बैरियर होता है, तो रिस्पॉन्सिव बनिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब अगर कोई रिएक्शन दीजिए, रिएक्शन भेजिए अपने, है ना। रेसिप्रोकेट करिए। आपको किसी ने गुड मॉर्निंग बोला, आपने बिल्कुल ही रुखाई से गुड मॉर्निंग का आंसर नहीं दिया, तो वो सब आपको करना है कि आपको जो है बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिव बनना है, यानी कि आपको आंसर करना है चीज़ों का और हर तरह के बैरियर्स हटा दीजिए। ऑब्जर्व नॉन वर्बल क्यूज़ like body language, posture, facial expression, smile, etc. to tailor your approach with your team. अपने टीम से के साथ अप्रोच को टेलर अप करने में, यानी बुनने में नॉन वर्बल क्यूज़ पर भी ध्यान दीजिए, जैसे बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल, एट्सेट्रा। ये भी हमने पहले ही बताया था कि बॉडी लैंग्वेज को समझना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से अब आता है अगला फॉलोअप। देखिए, फॉलोअप लेना भी ज़रूरी है। आज आपने मुझे कोई काम बता दिया और मैंने वो काम को कितना कर लिया है, उस काम में कोई बाधा तो नहीं आ रही है, उस काम में कोई और सजेशन तो नहीं चाहिए, उसके लिए आपको फॉलोअप लेना भी ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज लैब का प्रोजेक्ट फाइल दिया, तो मुझे बीच बीच में फॉलोअप लेना होगा कि बच्चों कितना हो गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है क्या, मैं और हेल्प करूँ आपकी, कुछ और सजेशन दूँ, कुछ और आपके सजेशन हैं तो वो भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो इफेक्टिव लीडरशिप कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट डिलीवरिंग आइडियाज़ एंड मूविंग ऑन। इफेक्टिव लीडरशिप कम्युनिकेशन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव लीडरशिप कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ आइडिया डिलीवर करना, इंटरेक्ट करना और आगे बढ़ जाना नहीं है। सो सीक फीडबैक, इसलिए फीडबैक भी ढूंढो, फीडबैक भी प्राप्त करो और फॉलोअप लो। फीडबैक लो और फॉलोअप लो अपनी टीम से टाइम पर, समय समय पर।
इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑनलाइन मीडियम्स टू कम्युनिकेट बी प्रेजेंट फिजिकली। कई बार ऑनलाइन मीडियम्स से बात करते करते बड़ा ही डिसकनेक्टेड फील होने लगता है, तो हर बार ऑनलाइन मीडियम का सहारा लेने से अच्छा है कभी कभी उनसे फिजिकली भी मिलो अपनी टीम से, और उनको मोटिवेट करने में जब आप फिजिकली मिलोगे, फिजिकली मिलकर कोई बात करोगे तो इससे उनको आपके टीममेट्स को जो है आप ज़्यादा इम्प्रेसिवली, इन्फ्लुएंशियली और पावरफुली, डायनामिकली आप उनको इम्प्रेस कर पाओगे, मोटिवेट कर पाओगे। अगला आता है, ये भी टिप्स ही हैं, आस्पेक्ट टिप्स हैं, इसमें एडिशनल टिप्स में लिख लीजिएगा। क्लैरिटी एंड ब्रेविटी इज़ इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेटिंग आइडियाज़। लीडरशिप कम्युनिकेशन के रूप में आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए क्लैरिटी, ब्रेविटी होना बहुत ज़रूरी है, यानी आपके आइडियाज़ में थॉट्स की क्लैरिटी, आइडियाज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। ब्रेविटी का मतलब संक्षिप्तता है। बिल्डिंग कनेक्शन, नेटवर्क बिल्डिंग, स्ट्रेथनिंग बॉन्ड्स विद द टीम इज़ मस्ट। लीडरशिप कम्युनिकेशन अभी आपने बताया था कि जो यहाँ पर बताया था कि कनेक्ट विद योर टीम बनाना ही लीडरशिप कम्युनिकेशन है। जिसका जितना फॉलोअर, जिसका जितना बड़ा फैन फॉलोइंग, वही उतना बड़ा हीरो है आजकल, वही उतना बड़ा नेता है। तो कनेक्शन बनाना, नेटवर्क बनाना और पहले से जो बॉन्ड है उन्हें स्ट्रेथन करना, एनरिच करना, उन्हें और ज़्यादा गहरा करना टीम के साथ, वो ज़रूरी है। बीइंग कूल, काम, एम्पैथेटिक, एक्टिव, केयरिंग, एंथुसियास्टिक, पेशेंट लिसनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Encouraging and motivating team to freely participate in conversation is miraculous. Miraculous का मतलब चमत्कारिक। तो टाइम पर अपनी टीम के साथ टीम को मोटिवेट करना, इनकरेजिंग करना कि वो कन्वर्सेशन में फ्रीली पार्टिसिपेट करें, यानी वो भी आपसे आगे आकर बढ़कर बात करें। ये बहुत चमत्कारिक हो सकता है, क्योंकि जब तक वो आगे आकर बढ़कर बात नहीं करेंगे तब तक वो अपनी ना तो चिंताओं को आपसे, ग्रीवेंसेस, कंप्लेंट्स को आपसे शेयर कर पाएंगे, ना वो अपने सजेशन आपको दे पाएंगे। तो आप टाइम पर उन्हें इस तरह से मोटिवेट करिए कि वो आकर जो है कन्वर्सेशन में फ्रीली पार्टिसिपेट करें। वो भी आकर आपके ऑफिस में आप ऐसा माहौल क्रिएट करिए कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपके ऑफिस में आकर आपसे बातचीत कर सकें। आप इतना मतलब उनको मोटिवेट करिए। बिल्कुल ही एक तानाशाही वाला जो है एटीट्यूड अपनाना अच्छा नहीं है। बिल्डिंग टीम स्पिरिट इज इसेंशियल इंग्रेडिएंट। टीम स्पिरिट, टीम में एक बार जब टीम बन जाती है तो टीम में टीम स्पिरिट यानी यूनिटी और इनक्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो टीम स्पिरिट बनाइए, कोऑपरेशन बनाइए, कोऑर्डिनेशन बनाइए, हारमोनियस एनवायरनमेंट बनाइए। ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, सामग्री है। दैट इज़ द डिमांड ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन, जो लीडरशिप कम्युनिकेशन की डिमांड है। तो इस तरह से ये हमारा यूनिट था। आई होप यू वुड लाइक, यूनिट नहीं सॉरी टॉपिक था। आई होप यू वुड लाइक द टॉपिक। आगे चलते हैं, कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन 2 मार्क्स की क्वेश्चन ज़्यादा आते हुए लग रहे हैं यहाँ से। सोशल कॉम्पिटेंस है क्या? सामाजिक कॉम्पिटेंस का मतलब होता है एबिलिटी यानी क्षमता। सोशल कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी टू हैंडल सोशल इंटरेक्शंस इफेक्टिवली। सामाजिक क्षमता का मतलब ये है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सोशल इंटरेक्शंस को, सामाजिक इंटरेक्शंस को बड़ा ही इफेक्टिवली और इन्फ्लुएंशियली टैकल कर पाएँ, हैंडल कर पाएँ। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू गेट अलॉन्ग विद द पीपल। इसमें क्या क्या एबिलिटी आती हैं? लोगों के साथ गेट अलॉन्ग वेल यानी घुलना मिलना। गेट अलॉन्ग वेल एक ईडियम है, घुलना मिलना। टू, अब आपको नहीं आए ना समझ में तो मिक्सअप कर देना, टू मिक्सअप। टू फॉर्म रिलेशनशिप एंड टू मेंटेन क्लोजनेस इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बनाना और क्लोजनेस, रिलेशनशिप में क्लोजनेस बनाना, और टू एनरिच रिलेशनशिप। एनरिच का मतलब है पहले से जो रिश्ते हैं उनको, रिलेशनशिप को प्रगाढ़ करना। प्रगाढ़ का मतलब है कि आप जो है उनमें और ज़्यादा रंग भर दें। टू इवेल्युएट सोशल सिचुएशंस एंड डिटरमाइन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड। अपनी आसपास की सामाजिक परिस्थितियों को आकलन करना और ये सुनिश्चित करना कि उन सामाजिक परिस्थितियों में किस तरह से व्यवहार करना की आशा की जाती है हमसे, किस तरह के व्यवहार करने की डिमांड की जाती है हमसे। जैसे आप जब कारपोरेट में होंगे, कारपोरेट वाली सोशल सिचुएशन में होंगे, तो आपसे अलग तरह के व्यवहार करने की एक्सपेक्टेशन होगी, अलग तरह के व्यवहार करने की रिक्वायरमेंट होगी। जब आप जो है रूरल में जाएंगे तो अलग तरह का, रूरल सोशल सिचुएशन में आपसे अलग तरह के व्यवहार करने की एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट होगी। तो देख लीजिए कि सोशल सिचुएशन क्या है और उसमें किस तरह के व्यवहार करने की एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट है। टू रिकॉग्नाइज द फीलिंग्स एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स। दूसरे लोगों की फीलिंग्स और इंटेंशन को रिकॉग्नाइज करना कि वो क्या फील कर रहे होंगे, कैसा फील कर रहे होंगे, क्यों फील कर रहे होंगे, है ना। हाउ दे आर फीलिंग
व्हाट दे आर फीलिंग, इस तरह से। एंड टू सेलेक्ट सोशल बिहेवियर दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दैट गिवन कंटेक्स्ट, और लोगों की भावनाओं और इंटेंशन, यानी कि उनकी इंटेंशन का मतलब जो जो उनकी जो क्या कहते हैं इंटेंशन हो, उनकी इंटेंट का मतलब है जो उनकी विशेज़ हों, उनको भांपना और उस सोशल बिहेवियर में किस तरह से व्यवहार करना है, ये भी आपको जो है पता लग जाता है सोशल कॉम्पिटेंस में। अब आता है रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन मेंटेनिंग सोशल कॉम्पिटेंस। सोशल कॉम्पिटेंस मेंटेन करने में कम्युनिकेशन का क्या रोल है? तो कंटेक्स्ट होता क्या है? कंटेक्स्ट रेफर्स टू द सर्कमस्टेंसेज एंड एनवायरनमेंट इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। कंटेक्स्ट का मतलब है वो सारी परिस्थितियाँ और वो सारा एनवायरनमेंट जिसमें कि कम्युनिकेशन हो रहा है। दिस इंक्लूड्स द सेटिंग, इसमें एनवायरनमेंट की सेटिंग आती है, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल हैं उनका आपस का व्यवहार आता है, और कल्चरल फैक्टर्स आते हैं, और इंटरेक्शन का पर्पस आता है। तो डिफरेंट कंटेक्स्ट में, अब कंटेक्स्ट का मतलब पहले समझ लीजिए कि इसका मतलब है वो सारी परिस्थितियाँ और वो सारा एनवायरनमेंट जिसमें कि कम्युनिकेशन हो रहा है, और इसमें एनवायरनमेंट की सेटिंग आती है, लोगों के साथ एक दूसरे का रिलेशनशिप आता है, कल्चरल फैक्टर और इंटरेक्शन का पर्पस आता है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरह का कम्युनिकेशन स्टाइल और स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती हैं। फीलिंग प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन कम्युनिकेशन। फीलिंग जो है कम्युनिकेशन में एक सिग्निफिकेंट रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है। इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है, मेन रोल प्ले करती है। प्रोमिनेंट का मतलब है मेन रोल प्ले करती है। एक्नॉलेजिंग, जब हम एक्नॉलेज का मतलब जानना, नॉलेज से बना है, तो ह्यूमन इमोशन जानने से क्या होता है, हमें मदद मिलती है टू फोस्टर पर्पसफुल कनेक्शन फोस्टर करने में, यानी कि एक डेवलप करने में, उद्देश्यपूर्ण कनेक्शन बनाने में, यानी पर्पसफुल का मतलब है फ्रूटफुल कनेक्शन बनाने में मदद मिलती है। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, मतभेदों को सुलझाने में मदद मिलती है। नेगोशिएट करने में, और एक ऐसा बीच का रास्ता निकालने में मदद मिलती है, ऐसा बीच का रास्ता जिसमें दोनों ही पार्टीज़ इक्वली ट्रीटेड फील करती हैं, यानी उनके साथ बराबरी का न्याय हुआ है, और इम्पार्शियली जज्ड, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ पार्शियलिटी नहीं हुई, उनके साथ जो जजमेंट हुआ है वो इम्पार्शियल जजमेंट हुआ है। टू क्रिएट ए सपोर्टिव एंड पॉजिटिव सोशल एनवायरनमेंट, एक ऐसा सोशल एनवायरनमेंट जो सपोर्टिव हो, पॉजिटिव हो, हारमोनियस हो, ऐसा हारमोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट करने में मदद मिलती है। बीइंग अट्यून्ड टू फीलिंग्स, जब हम फीलिंग्स से अट्यून हो जाते हैं, ट्यून से बना है, फीलिंग से जुड़कर, अट्यून का मतलब है जुड़कर, हमें क्या हेल्प मिलती है, हमें प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करने में मदद मिलती है। वेरियस सोशल सिचुएशंस में किस सोशल सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्ड करना है, इसमें मदद मिलती है। वन नीड्स टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, इमोशनल बर्स्ट आउट ना होकर एक आदमी को ये ज़रूरी है कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट रहे, और उसे पता हो कि कब किस परिस्थिति में किस तरह से किसके साथ क्या व्यवहार करना है। इंटेंशन का मतलब जैसा मैंने अभी बताया कि विशेज़, आप क्या इंटेंड कर रहे हैं। इंटेंशन रेफर्स टू द गोल्स और द पर्पसेस बिहाइंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के पीछे किसी का गोल क्या है, किसी का पर्पस क्या है, किसी की इंटेंशन क्या है, किसी की विश क्या है, क्यों, किस पर्पस से, किस गोल से, किस विश से कम्युनिकेशन करा गया है, ये समझना आना चाहिए। किस विश से सोशल इंटरेक्शन करे गए हैं, क्या इच्छा लेकर, क्या कामना लेकर, क्या एक्सपेक्टेशन लेकर, विशेष एक्सपेक्टेशन लेकर कम्युनिकेशन करा गया है, वो ज़रूरी है। इंटेंशन हमारी क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। क्लियर इंटेंशन हमारी कैसे मदद करती हैं, मैसेज को कन्वे करने में, क्लियरली मैसेज कन्वे करने में मदद करती हैं, बिना किसी कन्फ्यूज़न के, बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के, विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। इट मिनिमाइजेज द रिस्क ऑफ मिसकम्युनिकेशन, इससे मिसकम्युनिकेशन का रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है। ट्रस्ट बिल्डअप होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। तो ये सारा था। अब आता है बिहेवियर का मतलब है एक्शन और रिस्पॉन्सेज ऑफ इंडिविजुअल इन सोशल इंटरेक्शन। बिहेवियर का मतलब है कि सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक रूप से बातचीत करते समय लोगों के एक्शन क्या हैं और लोगों के रिस्पॉन्सेज क्या हैं, कैसे वो रिएक्शन देते हैं, ये उसका बिहेवियर है। कई बार हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, कई बार हम शांत बने रहते हैं, तो ये हमारा जो है बिहेवियर है कि हम सोशल इंटरेक्शन करते हुए किस तरह से एक्शन करेंगे, रिएक्शन करेंगे और रिस्पॉन्सेस करेंगे। सोशल कॉम्पिटेंस इन्वॉल्व्स नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग बट आल्सो रेगुलेटिंग वंस बिहेवियर। सोशल कॉम्पिटेंस में क्या होता है, ना केवल लोगों को समझना बल्कि लोगों के व्यवहार को रेगुलेट भी करना, गवर्न करना, कंट्रोल करना
कोई गुस्सा होकर आया तो आप उसे कैसे शांत करेंगे, ये सब भी आता है। इफेक्टिव सोशल कॉम्पिटेंस रिक्वायर्स सच बिहेवियर। इफेक्टिव सोशल कॉम्पिटेंस में ऐसे बिहेवियर आते हैं जैसे कि एक्टिव लिसनिंग, जैसे कि एम्पैथी, रिस्पेक्ट एट्सेट्रा। तो ये याद रखने वाली बात है कि सोशल कॉम्पिटेंस में इफेक्टिव अगर आप सोशल कॉम्पिटेंस चाहते हैं तो उसमें इन एलिमेंट्स की ज़रूरत है। किन एलिमेंट्स की? एक्टिव लिसनिंग की ज़रूरत है, एम्पैथी की ज़रूरत है एंड रिस्पेक्ट की भी ज़रूरत है। दीज बिहेवियर कॉन्ट्रीब्यूट्स, ये सारे बिहेवियर कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं? एक अच्छी रैपर्ट बनाने में, एक अच्छी आपकी एक अच्छी रेपुटेशन बनाने में, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में, और फोस्टरिंग प्रोडक्टिव रिलेशनशिप, यानी कि उत्पादनशील, मतलब ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने में भी, फोस्टर का मतलब डेवलप करने में भी मदद करते हैं, प्रोफेशनल ग्राउंड्स पर भी और पर्सनल ग्राउंड्स पर भी। अब आता है प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर मत करिएगा। इफेक्टिव फीडबैक क्या है? एक वैल्यूएबल टूल है पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। जब तक कि आपको फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक आप कैसे काम करेंगे, है ना। वेदर यू आर प्रोवाइड, चाहे आप फीडबैक दे रहे हो या फिर आप फीडबैक ले रहे हो, इसेंशियल ये है कि आपको जो अपना माइंडसेट है, मेंटेलिटी है, वो कंस्ट्रक्टिव रखनी होगी, निर्माणकारी रखनी होगी, यानी पॉजिटिव रखनी होगी। ये वर्ड बहुत अच्छा है, ये याद रखिएगा। कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट रखना होगा, कंस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी रखनी होगी, या फिर आप कह सकते हैं पॉजिटिव मेंटेलिटी रखनी होगी। ओपन माइंडेडनेस से, खुले दिमाग से आप फीडबैक लीजिए, यानी स्वीकार करिए। अगर आपका कोई फीडबैक दे रहा है तो आप उसे खुले दिमाग से लीजिए, और अगर आप दे रहे हैं किसी का फीडबैक तो भी ओपन माइंडेड होना चाहिए आपको। कुछ टिप्स हैं फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए जो हमें फॉलो करनी चाहिए, और फीडबैक लेते समय जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। जब हम फीडबैक किसी का फीडबैक दे रहे हो, अब जैसे आप फॉर एग्जांपल मेरा फीडबैक दे रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल का फीडबैक दे रहे हैं, इस वीडियो का फीडबैक दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है? एक तो स्पेसिफिक रहना है, यानी अगर हमने इस कंटेंट को पढ़ाया है तो इसी के बारे में आप बोलिए, आगे पीछे की बात ना करिए। डोंट बी डाइवर्टेड, टॉपिक से डाइवर्टेड ना होइए, पॉइंट से डाइवर्टेड ना होइए। फ्रेम योर फीडबैक यूजिंग आई अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल्ट कन्फ्यूज ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन, डोंट प्ले ब्लेम गेम। तो आप इसमें जो है फीडबैक प्रोवाइड करते समय आई अप्रोच, जैसे देखिए हर जगह तो आई अप्रोच बुरी मानी जाती है, लेकिन फीडबैक जब आप दे रहे हो तब आई अप्रोच का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने समझाना चाहा है कि आप ये ना कहिए कि यार मैडम आपने ये समझाया, आपने तो पता नहीं कैसा समझाया, बल्कि उसकी तरह ये कहिए कि मैम मुझे ये नहीं समझ में आया, तो वो ज़्यादा थोड़ा पोलाइट हो जाएगा और सॉफिस्टिकेटेड मैनर्ड हो जाएगा। ब्लेम गेम मत करिए, दूसरों पर दोषारोपण मत करिए। ब्लेम गेम का मतलब है दोषारोपण, कि मैडम ने नहीं पढ़ाया था तो मैंने नहीं पढ़ा, है ना। फोकस ऑन बिहेवियर एंड एक्शन नॉट ऑन पर्सनैलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की पर्सनैलिटी पर, व्यक्तित्व पर ना जाकर उसके बिहेवियर और उसके एक्शन पर जाइए। किसी की सुंदरता से प्रभावित ना होकर कैसा वो पढ़ा रहा है, कैसा वो स्पीच दे रहा है, कैसा वो डिलीवर कर रहा है कंटेंट, उस पर जाइए। नेगेटिव फीडबैक यानी कि डिस्ट्रक्टिव फीडबैक मत दीजिए, है ना। इंस्टेड ऑफ अ बैलेंस्ड व्यू ऑफ व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट नीड्स इम्प्रूवमेंट। इसकी तरह एक बैलेंस्ड व्यू रखिए, इसकी बजाय एक बैलेंस्ड व्यू रखिए, एक संतुलित व्यू रखिए कि क्या अच्छा गया और किस में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आलोचना करिए लेकिन कंस्ट्रक्टिव करिए। ये कर सकते, इसका एग्जाम्पल है कि आपने ये अच्छा करा बट ये आप और अच्छा कर सकते थे। रिसीविंग फीडबैक, अब जब आपको फीडबैक अपना मिल रहा हो, जैसे मुझे, मतलब जब मैं आप लोगों से फीडबैक लूँ तो मुझे कैसा होना चाहिए? मुझे अपना फीडबैक सुनते समय ओपन माइंडेड रहना चाहिए, यानी खुले दिमाग से लेना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। किसी ने मेरी अगर बुराई कर दी तो मुझे किलसना नहीं चाहिए, बल्कि मुझे, आप जैसे मेरे लिए कुछ मैसेज डाल रहे हैं तो मुझे उसे ओपन माइंड से एक्सेप्ट करके उस पर वर्कआउट करना चाहिए, पॉजिटिवली लेना चाहिए। अटेंटिव अटेंशन, पे अटेंटिव अटेंशन टू द पर्सन गिविंग योर फीडबैक। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर वो आपका फीडबैक दे रहा है तो बहुत ही ध्यान से अटेंटिव अटेंशन दीजिए। डू नॉट टेक इट पर्सनली, इसको पर्सनली मत लीजिए, यानी कि आप इसे ये मत मानिए कि इसने आपको एनवायस होकर जलनखोरी में दिया है, इसने आपको जो है डाउनग्रेड करने के लिए दिया है, तो पर्सनली मत लीजिए। रिक्वेस्ट फॉर सुटेबल एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा है। टू गेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। आप जो पर्सन आपको फीडबैक दे रहा हो उससे ये भी कह सकते हैं कि सर मुझे समझा दीजिए, मतलब मुझे कैसे करना था, तो उससे सुटेबल एग्जाम्पल्स देकर रिक्वेस्ट करिए कि थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर बताइए कि मुझे कैसा करना चाहिए था या क्या आप चाह रहे थे। उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और आपको और इसके साथ साथ आप क्या करिए, अपने जो जिन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उन्हें पहचानिए।
After receiving the feedback, take time to reflect on it, take time to work on it. फीडबैक रिसीव करने के बाद आप इस थोड़ा टाइम लीजिए, जो सुझाव मिले हैं आपको उन सुझावों पर काम करिए, उनको अपने अंदर उतारिए. नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन टेक्ट एंड इंटेलिजेंस. दिस टॉपिक अगर हम बात करें, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ 20 and 24 एग्जामिनेशन, AKTU एग्जामिनेशन. आइए बात कर लेते हैं. बिफोर वी गो अहेड विद द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू, लेट अस डिस्कस व्हाट टेक्ट एंड इंटेलिजेंस इज इन एक्चुअल. टेक्ट की अगर बात करें, और आइजैक न्यूटन के अनुसार उन्होंने डिफाइन करा है टेक्ट को. टेक्ट इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग ए पॉइंट विदाउट मेकिंग एन एनिमी. बहुत अच्छे से डिफाइन करा है. टेक्ट का मतलब युक्ति होती है. तो टेक्ट का मतलब क्या है? एक पॉइंट बनाना, यानी अपना पक्ष रखना. टू क्लियर योर आस्पेक्ट, ये भी मतलब अपना आस्पेक्ट क्लियर करना, ऐसे क्लियर करना, इस मेथोडोलॉजी से करना, इस मैनर में करना कि कोई भी आपका शत्रु ना बने, कोई भी आपका राइवल ना बने, कोई भी आपका जो है प्रतिद्वंदी ना बने. ये तो डेफिनेशन है, तो इसमें तो जो है आपको पॉइंट टू पॉइंट मतलब वर्ड टू वर्ड ही लिखना होगा. लेकिन अगर आप अलग वर्ड्स में समझना चाहते हैं तो क्लियरिंग योर आस्पेक्ट, अपना आस्पेक्ट इस तरह से क्लियर करना सो दैट आपका विदाउट मेकिंग एनी एनिमी, विदाउट मेकिंग एनी राइवल और कॉम्पिटिटर. गार्डनर के अनुसार क्या है? अब इंटेलिजेंस की अगर बात करें, इंटेलिजेंस का मतलब है बुद्धि, बौद्धिकता, होशियारी. तो ये क्या है? इंटेलिजेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इन्नेट एबिलिटीज एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. इन्नेट एबिलिटीज का मतलब है जन्मजात क्षमताएं. तो ये जन्मजात क्षमताओं और एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी कि जो आपको आसपास में जो आपके एनवायरनमेंट से फैक्टर मिलते हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन है. यानी कुछ तो इसमें जन्मजात क्षमताएं हैं और कुछ आपको जो है एनवायरनमेंट जैसा मिलता है, वैसी ही आपकी क्षमताएं डेवलप हो जाती हैं. अब देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि टेक्ट और इंटेलिजेंस में जितने डिफरेंस के पॉइंट हमारे इस PDF में आपको मिलेंगे, जितना हम क्लियर कर रहे हैं अच्छे से, उतना मुझे भी कहीं नहीं मिले. मैंने भी बहुत रिसर्च करी है, उसके बाद बनाए पॉइंट्स. तो आई होप यू वुड लाइक. ज़रूर बताइएगा कैसे लगे. कुछ और भी पॉइंट्स अगर आपके आएँ तो आप ज़रूर बताइएगा. अच्छे आएँ, गलत आएँ, बुरे, कम सही आएँ, सभी का वेलकम है. आप एटलीस्ट ट्राई तो करिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा. टैक्ट जो है वो क्या है? एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड हैंडल सिचुएशंस विद डिप्लोमेसी. टैक्ट में क्या होता है कि जैसे अभी भी हमने बताया था कि डिप्लोमेसी के साथ हमें कोई भी चीज़ क्लियर करनी होती है. डिप्लोमेसी मतलब हमें इस तरह से कोई भी चीज़ क्लियर करनी होती है कि हमारा कोई दुश्मन ना बने, हमारे को कोई राइवल ना बने, दोनों पक्ष जो हैं वो संतुष्ट हो जाएं, है ना. इसी तरह से तो करनी होती है. अब इसमें भी इन्होंने यही कहा है कि टैक्ट जो है वो है कि हम इस तरह से कम्युनिकेट करें, इस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करें कि हमारा कोई राइवल ना बने. डिप्लोमेसी के साथ हैंडल करें जिसमें दोनों ही पक्षों को हम सेटिस्फाई कर पाएँ और डिप्लोमेटिक बने रहें. ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि टैक्ट का मतलब है कि हम चीज़ों को इस तरह से क्लियर करें, चीज़ों को इस तरह से हैंडल करें कि हम डिप्लोमेटिक बने रहें. ठीक है, आगे आता है. तो आप समझ गए होंगे, मतलब हमें कूटनीति के साथ, डिप्लोमेसी का मतलब है कूटनीति के साथ चीज़ों को डील करना है. कूटनीति का मतलब ही ये होता है कि आप दोनों पक्षों को संतुष्ट कर पाएँ. इंटेलिजेंस जबकि क्या है? इज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद कॉग्निटिव अप्रोच. कॉग्निटिव का मतलब है ज्ञान संबंधी. इसमें हमें ज्ञान संबंधी अप्रोच के साथ चीज़ों को डील करना होता है, सर्कमस्टेंसेस को और सिचुएशंस को. तो पहला अंतर क्या हो गया? बस एक कीवर्ड याद रखना है, डिप्लोमेसी और कॉग्निटिव अप्रोच. जहाँ टैक्ट में हमें चीज़ों को डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के साथ डील करना होता है, वहाँ पर हमें चीज़ों को इंटेलिजेंस की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर हमें चीज़ों को कॉग्निटिव अप्रोच के साथ डील करना होता है. टैक्ट में जो है वो मैनिपुलेटिव डीलिंग होती है. मैनिपुलेटिव का मतलब है थोड़ी छेड़छाड़ करके, तोड़ मरोड़ कर. इसमें हमें चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर डीलिंग करनी होती है जब सर्कमस्टेंसेस के साथ. जबकि इंटेलिजेंस में हमें इंटेलेक्चुअल डीलिंग करनी होती है, बौद्धिक डीलिंग करनी होती है, जिसमें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है. हमें इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ, क्रिएटिव और इनोवेटिव थिंकिंग के साथ, क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग लगाकर, रेशनल और लॉजिकल थिंकिंग लगाकर चीज़ों के साथ डीलिंग करनी होती है. रेशनल और लॉजिकल थिंकिंग लगाकर.
तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, जिस एक में हमें मैनिपुलेटिव डीलिंग करनी है और एक में हमें इंटेलेक्चुअल डीलिंग करनी है। इंटेलेक्चुअल डीलिंग में कैसा आता है, यहाँ पर आप डायग्राम भी बना सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डीलिंग विद द सर्कमस्टेंसेज यूजिंग, फिर ये डायग्राम बना दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, क्रिटिकल एंड इनोवेटिव थिंकिंग, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, और एक मैंने और बता दिया रेशनल और लॉजिकल थिंकिंग। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, टैक्ट कैन बी मेजर्ड थ्रू बिहेवियर एंड एटीट्यूड। टैक्ट को बिहेवियर और एटीट्यूड से तो भापा जा सकता है, उसका मापन करा जा सकता है, मापा जा सकता है, लेकिन कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है जो टैक्ट को मेज़र कर सके। लेकिन अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस को मापने का बहुत सारे टेस्ट हैं, IQ टेस्ट होता है और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट को मेज़र करने के लिए साइंटिफिक टेस्ट हैं, जैसे कि IQ टेस्ट, जबकि टैक्ट को मेज़र करने के लिए कोई भी टेस्ट नहीं है, कोई भी साइंटिफिक मेथड नहीं है, सिर्फ हम किसी के बिहेवियर और एटीट्यूड को परख कर ही टैक्ट का मापन कर सकते हैं। ए पर्सन, अगला चलते हैं, ए पर्सन विद टैक्ट कैन मेक अदर्स हैप्पी विद स्वीट कोटेड वर्ड्स। एक पर्सन जो टैक्ट का इस्तेमाल, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करता है, वो लोगों को समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए तो अपने मीठे स्वीट कोटेड वर्ड्स के साथ, कोटेड का मतलब परत, स्वीट कोटेड वर्ड्स के साथ इम्प्रेस कर सकता है, हैप्पी कर सकता है। लेकिन इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। हो सकता है आपको उसकी बातें बुरी लगें, जैसे एक जो कठोर टीचर होती है तो वो आपको जो है ऐसा लगता है कि वो जो आपको डांटती है टाइम पर, वो उस समय तो बुरा लगता है, बट कई स्टूडेंट्स बाद में कहते हैं कि मैम अच्छा हुआ आपने हमें डांट कर याद करा दिया, तो वो इंटेलिजेंट टीचर होती है। और कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो बस टाइम के लिए क्लास में आते हैं, टाइम बिंग, और मतलब अपने बातों से बच्चों को इम्प्रेस करते हैं, बाद में जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो बच्चे एक दूसरे की बगले झांकते हैं। तो वो जो है वो टैक्टफुल टीचर है, जो समय पर पढ़ा नहीं रही और बाद में बच्चे उसके जो है किलस रहे हैं। और ऐसा टीचर, इंटेलिजेंट टीचर, वो उस समय डांटेगा लेकिन बाद में बच्चे उसके बहुत अच्छा फील करेंगे। तो इंटेलिजेंट पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसका एम क्या होता है, टू ब्रिंग द ट्रूथ इन टू लाइट, सच्चाई को प्रकाश में लाना, टू ब्रिंग द ट्रूथ इन टू लाइट, सच्चाई को प्रकाश में लाना, इवन इफ़ इट इज़ बिटर, सच्चाई चाहे कड़वी भी क्यों ना हो, लेकिन उसे सच्चाई को प्रकाश में लाना होता है, लेकिन ऐसे लाता है कि किसी की डिग्निटी को हार्म ना हो, किसी की जो है इमेज को हार्म ना हो। टैक्ट जो अब अगला है, टैक्ट फोकसेस ऑन इंटरपर्सनल फिनेसी का मतलब है चालाकी। टैक्ट जो है वो आपसी व्यवहार की चालाकी पर निर्भर है, जबकि इंटेलिजेंस जो है उसमें क्या होता है, ब्रॉडर रेंज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, कॉग्निटिव यानी ज्ञान संबंधी क्षमताओं की एक बहुत विस्तृत रेंज होती है, एक बहुत चौड़ी रेंज होती है। टैक्ट इज़ रादर प्रोफेशनली अनएक्सेप्टेबल, टैक्ट जो है उसको हम प्रोफेशनली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ है जिसको प्रोफेशनली, जिसकी रिक्वायरमेंट भी होती है और जिसकी एडमायर करी जाती है, यानी प्रशंसा की जाती है। तो आई थिंक ये पॉइंट्स बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। एक और भी है अच्छा, टैक्ट रिप्रेजेंट्स रादर नेगेटिव शेड। टैक्ट में जो है नेगेटिव शेडिंग आती है क्योंकि डिप्लोमेसी होती है, शॉर्ट टाइम के लिए आप लोगों को संतुष्ट कर देते हैं स्वीट कोटेड वर्ड्स से, है ना, इंटरपर्सनल फाइनेंसी होती है उसमें। तो लेकिन इंटेलिजेंस में जो है पॉजिटिव और हेल्दी एस्पेक्ट होते हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ट्रू प्रॉस्पेक्ट होते हैं इसके, ठीक है। टू कंक्लूड इट मे बी सेड दैट टैक्ट एंड इंटेलिजेंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये कहा जा सकता है कंक्लूड करते समय कि टैक्ट और इंटेलिजेंस जो है वो आपस में एक्सक्लूसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है। दे ऑफर वर्क इन हारमनी टू फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लेकिन दोनों को अगर मिला दिया जाए, दोनों को हारमनी में रखा जाए तो इससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। कई बार हमें मतलब टैक्ट का सहारा भी लेना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प मिलती है। टुगेदर दीज टू क्वालिटीज़ फॉर्म ए गुड कम्युनिकेशन फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेस। अगर दोनों क्वालिटीज़ आपस में मिल जाएं तो इससे क्या होता है, पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस होती है, लेकिन टैक्ट का उतना ही इस्तेमाल करा जाए जितना कि एथिकल हो, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन। मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, बी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट वाला जो क्वेश्चन है या इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, अलग से 2 मार्क्स में भी आ सकता है ना। व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, वही 2 मार्क्स का जो मैं बता रही हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EI भी आ सकता है, तो आप बिल्कुल भी जो है आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, डेविएट मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। EI का मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू मैनेज बोथ योर ओन इमोशंस
एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ पीपल अराउंड यू। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ पीपल अराउंड यू। बहुत अच्छा बोल दिया इन्होंने। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आपने में इतनी कैपेबिलिटी हो, एबिलिटी हो, क्षमता हो, कॉम्पिटेंसी हो कि आप दोनों के ही इमोशंस को समझ पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ, निभा पाएँ, अपनी खुद की इमोशंस को भी और दूसरे लोगों की, जो आसपास में आपके लोग हैं, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, दोज हु आर एसोसिएटेड विद यू, उनकी इमोशंस को भी पहचान पाएँ। आगे इन्होंने बोला है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? एबिलिटी टू परसीव करने की एबिलिटी है, एक्सप्रेस करने की, अभिव्यक्त करने की, और इमोशंस को रेगुलेट करने की यानी गवर्न करने की यानी कंट्रोलिंग करने की कैपेसिटी है। यानी इमोशंस को कंट्रोल करने की, हमारी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की और परसीव करने की क्षमता है। परसीव करने का मतलब होता है कि आपको मतलब अपनी बात कहना आना चाहिए, आपको अपनी बात मनवाना आना चाहिए, परसीव करवाना आना चाहिए। तो ये जो एक कैपेबिलिटी है, ये अगर हम इसकी बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो आपको उसमें क्या है, अपनी इमोशंस को रेगुलेट करना आना चाहिए और दूसरे परसीव करना, दूसरों की इमोशंस को समझना और एक्सप्रेस करना आना चाहिए। परसीव का मतलब समझना होता है। Hence, we can say that emotional intelligence is a person's ability to recognize, understand, manage and effectively use their emotions in various situations. इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक पर्सन, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? एक पर्सन की एबिलिटी है जिसके सहारे वो जो है अपनी इमोशंस को पहचानता है, समझता है, मैनेज करता है और वेरियस सिचुएशंस में उनको इम्प्लीमेंट करता है। कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, 5 कंपोनेंट है इंटेलिजेंस के। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, योर पेन माई पेन। बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, वर्ड्स में योर पेन माई पेन, तुम्हारा दुख मेरा दुख। एम्पैथी इज़ द एबिलिटी टू सेंस एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। इमोशंस का मतलब है कि दूसरों की इमोशंस को और दूसरों के पर्सपेक्टिव को, दूसरों के विचारों को समझना और उनको महसूस करना। सेंस का मतलब क्या है? महसूस करना, बिना कहे भी महसूस करना। दिस कनेक्ट्स यू, यानी कि दूसरों की इमोशंस और पर्सपेक्टिव को आप जब सेंस और अंडरस्टैंड करने लगते हैं तो दिस कनेक्ट्स यू टू पीपल। ये आपको लोगों से कनेक्ट करता है इमोशनल लेवल पर और इससे आप कंपैशनेटली, यानी कि बहुत ही कंपैशन के साथ, बहुत ही दया के साथ, बहुत ही अफेक्शन के साथ दूसरों को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। अब आता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज़ अबाउट रिकग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आपकी अपनी इमोशंस को समझना और पहचानना, व्हाट यू आर फीलिंग एंड व्हाई, आप अभी क्या फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ अप्रिशिएट करना हाउ दे अफेक्ट दोज अराउंड यू। अपनी इमोशंस को समझना, जानना और ये भी समझना कि आपकी इमोशंस आसपास वाले लोगों को किस तरह से अफेक्ट कर रही हैं। इट इज़ द बेसिस ऑफ गुड इंट्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग। ये जो भावना है, ये जो फीलिंग है, ये जो बात है, वो क्या है? वो एक कॉर्नर स्टोन है। कॉर्नर स्टोन का मतलब आधारशिला है, फाउंडेशन है किसकी? डिसीजन मेकिंग की। यानी इससे आपकी जो डिसीजन मेकिंग शक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल होती हैं। और इंट्यूशन का मतलब है आपको अंतर्ज्ञान मिलता है, यानी कि आपको अंदर से पता चल जाता है कि अब कब आपको क्या करना चाहिए, अंतर्ज्ञान है ना। तो इंट्यूशन आती है और डिसीजन मेकिंग आती है, हेल्पिंग यू इंस्टिंक्टिवली मेकिंग द राइट चॉइसेस। और अलग से आपको राइट चॉइसेस बनाने में, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, जीवन के हर पक्ष में आपको राइट चॉइसेस बनाने में आपको मदद मिलती है, डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है। गुड इंट्यूशन यानी अच्छा अंतर्ज्ञान आपका डेवलप होता है। सेल्फ अवेयरनेस इज आल्सो अबाउट नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ये बहुत ईजी है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये भी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को भी जान लें और अपनी वीकनेसेस को भी जान लें। आपके अंदर जो बुराइयां हैं, जो लिमिटेशन है, उनको जान लें। एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, योर वैल्यूज़ एंड मॉरल कंपास। और ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी वैल्यूज़ को और अपनी नैतिकता को, एथिक्स को जान लें। क्या गलत है, क्या सही है, क्या न्यायोचित है, क्या नहीं है, क्या जस्टिफिकेबल है, क्या नहीं है, ये सब आप समझ लें। सेल्फ रेगुलेशन, वंस यू हैव मास्टर्ड इमोशनल अवेयरनेस, द नेक्स्ट स्टेप इज मैनेजिंग दोज इमोशंस, पार्टिकुलरली द नेगेटिव वंस, इफेक्टिवली। एक बार जब आपने इमोशनल अवेयरनेस पर मास्टरी हासिल कर ली, यानी कि आपका हक हो, मतलब आप कंट्रोलिंग हो गई, तो अगला स्टेप क्या है? उन इमोशंस को मैनेज करना, पर्टिकुलरली नेगेटिव इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव इमोशंस को
इफ़ेक्टिवली मैनेज करना आना चाहिए। कब हमें घृणा नहीं करनी है, कब हमें जो है झूठ नहीं बोलना है, किस तरह से हमें जो है वो जलन से बचना है, किस तरह जो है हमें गला काट प्रतिस्पर्धा से यानी कट थ्रोट कंपटीशन से बचना है। तो नेगेटिव इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज करना, गवर्न करना आना चाहिए। ऑलवेज ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट एंड ट्राई टू स्टे इन कंट्रोल। हमेशा दूसरों से रिस्पेक्ट से, डिग्निटी से ट्रीट करिए, व्यवहार करिए और हमेशा अपने कंट्रोल में रहिए, अपने नियंत्रण में रहिए। If you have a tendency to have emotional outburst, practice being calm, step back and take a deep breathe. कई लोगों में इमोशनल बर्स्ट आउट की फीलिंग होती है। इमोशनल बर्स्ट आउट का मतलब है एकदम इमोशनली ब्रेक हो जाना, है ना, टूट जाना, टूट कर बिखर जाना, रोने लगना, एकदम से चिल्लाने लगना, चिंता में आ जाना। तो अगर आप में ऐसा इमोशनल आउटबर्स्ट है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी काम रहने की, यानी शांत रहने की। और ऐसी स्थिति में जब आपको इमोशनल आउटबर्स्ट का लगे कि आपको बिखर रहे हैं तो स्टेप बैक, थोड़ा पीछे हट जाइए और थोड़ा डीप ब्रीदिंग लीजिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे ट्रू टू योर वैल्यूज़। अपनी वैल्यूज़ के साथ सच्चे बने रहिए। टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फेलियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी। अपनी फेलियर्स की, अपनी विफलताओं की, अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लीजिए। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ब्लेम गेम, दोषारोपण करने के गेम खेलने से अच्छा है, किसी दूसरे पर दोष लगाने से अच्छा है कि अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लें। इंटरपर्सनल स्किल्स, ये जो स्किल्स हैं ये आपको कहाँ हेल्प करती हैं? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में, यानी कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन करने में, कोई भी झगड़ा है उसका रिजोल्यूशन करने में, और रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स टू बिल्ड एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने में, बिल्ड करने में हमारी मदद करती है। तो इंटरपर्सनल स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या होता है? हमारा कम्युनिकेशन, हमारी एम्पैथी, हमारा पेशेंस, हमारा जो है टाइम मैनेजिंग कैपेसिटी, ये सारी स्किल्स इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। तो ये कहाँ काम आती हैं? ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में काम आती हैं और रिलेशनशिप मैनेजमेंट में काम आती हैं। इससे हम अच्छे और हेल्दी रिश्ते, एवर लास्टिंग रिलेशनशिप, क्या लास्टिंग रिलेशनशिप बना सकते हैं, कभी ना ख़त्म होने वाले रिलेशनशिप, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ रिलेशनशिप बना सकते हैं, बोथ ऑन प्रोफेशनल ग्राउंड्स एंड पर्सनल ग्राउंड्स, प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्राउंड्स। ठीक है, अब आते हैं इमोशनल मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में आ सकता है। इमोशनल मैनेजमेंट क्या है? इमोशनल या इसका जो पोर्शन है वो आप इमोशनल इंटेलिजेंस में भी लिख सकते हैं। इमोशनल मैनेजमेंट इज़ द कैपेबिलिटी या एबिलिटी टू रेगुलेट एंड कंट्रोल वंस इमोशंस। इमोशनल मैनेजमेंट का मतलब है कि अपनी इमोशंस को रेगुलेट करना और कंट्रोल करना, गवर्न करना, यानी उन पर नियंत्रण रखना, और इमोशंस को डेलिबरेटली यानी सोच समझ कर यूज़ करना। कब रोना है, कब हंसना है, कब कितना, है ना, तो सोच समझ कर जब हम अपनी इमोशंस को यूज़ करते हैं तो वो भी हमारा इमोशनल मैनेजमेंट में आता है। इट इन्वॉल्व्स स्ट्रैटेजीज टू इफेक्टिवली मैनेज स्ट्रेस। अगर हमारे अंदर इमोशनल मैनेजमेंट है तो हम अपने स्ट्रेस को, अपने एंगर को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, और हमारी जो बेसिकली जो नेगेटिव इमोशंस हैं उन पर हम अच्छे से जो है क्या कर पाएंगे? मैनेज कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। अगर हम इमोशनल मैनेजमेंट अच्छे से करना जानते हैं, वी विल नेवर फॉल इन स्ट्रेस, वी विल नेवर फॉल इन डिप्रेशन, वी विल नेवर बी एग्रेसिव और एंग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आता है ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। ट्रस्ट मीन्स टू बी एश्योर्ड दैट द अदर पर्सन वांट्स टू सी यू हैप्पी एंड प्रॉस्परस। ट्रस्ट का मतलब है ये एश्योर हो जाना कि दूसरा पर्सन जो आपके साथ एसोसिएटेड है वो भी आपको हैप्पी और प्रॉस्परस देखना चाहता है, खुश और समृद्ध देखना चाहता है। समृद्ध का मतलब पैसे वाला समृद्ध नहीं है, समृद्ध का मतलब हर तरह से भरा पूरा, हर तरह से कंप्लीट देखना चाहता है ना, भरा पूरा। समृद्ध का मतलब है कंप्लीशन में देखना चाहता है। ट्रस्ट इज़ द बिलीफ, ट्रस्ट ये विश्वास है कि somebody इज़ गुड, ऑनेस्ट, सिंसियर। जो सामने वाला है वो अच्छा है, ईमानदार है, सिंसियर है, लगनशील है, और विल नॉट ट्राई टू हार्म और ट्रिक यू, और वो कभी भी आपके को हानि नहीं पहुंचाएगा, हर्ट नहीं करेगा, या फिर आपके साथ ट्रिक नहीं खेलेगा, यानी कि आपके साथ कोई खेल नहीं खेलेगा, प्ले नहीं करेगा। somebody विल नॉट प्ले विद यू। गेनिंग ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के माध्यम से ट्रस्ट कैसे गेन कर सकते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप।
प्रोफेशनल बात करें या पर्सनल बात करें रिश्तों की, रिश्ते अगर पर्सनल ग्राउंड्स पर हो तो भी और प्रोफेशनल ग्राउंड्स पर हो तो भी कम्युनिकेशन के माध्यम से ट्रस्ट गेन करना एक आधारशिला है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पर्सनल रिश्ते और प्रोफेशनल रिश्ते अच्छे हों तो उनकी आधारशिला क्या है? ट्रस्ट गेन करना, ट्रस्ट बनाना, कम्युनिकेशन से ट्रस्ट बनाना। कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज़ हैं जो बताएंगे कि कम्युनिकेशन से हम ट्रस्ट कैसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी वही है कि एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। अगर आप किसी की बातों को एक्टिवली सुनेंगे तो इससे भी ट्रस्ट मेंटेन होगा। आप मतलब मेरे पास आए किसी बात को लेकर, मैंने आपकी बात को सुना ही नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो आप दूसरी बार आते हुए हिचकेंगे। तो पे अटेंटिव, क्लोज एंड एक्टिव अटेंशन टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। दूसरा व्यक्ति जो भी बात कह रहा है, चाहे वो आपकी क्रिटिसिज्म कर रहा है, चाहे वो आपके पास सजेशन लेकर आ रहा है, चाहे वो व्यक्ति आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, ग्रीवेंस लेकर आ रहा है, आप उसको अटेंटिवली सुनिए, क्लोजली सुनिए, एक्टिवली सुनिए, केयरफुली सुनिए, ध्यान से सुनिए और एम्पैथेटिकली सुनिए। कैसे सुनिए? एम्पैथेटिकली सुनिए। यू कैन एग्जिबिट योर अटेंशन थ्रू आई कंटेक्ट। आप अपना अटेंशन कैसे दिखा सकते हैं? अपने आई कंटेक्ट से दिखा सकते हैं। नॉडिंग का मतलब सिर हिलाकर दिखा सकते हैं। हाथ उठाकर, रेजिंग हैंड एंड आंसरिंग क्वेश्चंस और इवन आस्किंग क्वेश्चंस। आप अपना अटेंशन पे आप ये दिखाने के लिए कि आप अटेंटिवली सुन रहे हैं, आप आई कंटेक्ट अच्छा कर सकते हैं, नॉडिंग कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और यहाँ तक कि जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पर डेलिब्रेटली क्वेश्चन भी आस्क कर सकते हैं। ऐसा ही तो करते हैं आपको, जब जैसे क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ आपको या जैसे ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे? आप जब कमेंट सेक्शन में कमेंट देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा ना कि आपने कितना एंथुसियास्टिकली और एक्टिवली सुना है। तो आप यहाँ पर, मैं एक बार यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहूँगी आपके साथ कि आप एक छोटा छोटा सा मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं ये दिखाने के लिए कि कितना एक्टिवली आपने इस वीडियो को सुना है। चलिए आगे चलते हैं। also avoid unnecessary interruptions। आपको unnecessary अनावश्यक रूप से इंटरप्शन करने में, बीच में भिड़ने से, बीच में जो इंटरप्शन कर रहे हैं आप, हस्तक्षेप करने से रोकना चाहिए खुद को। फर्स्ट लेट देम एक्सप्रेस देमसेल्व्स। पहले आप उन लोगों को मौका दीजिए कि वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर लें और तब उसके बाद ही आप रिस्पॉन्ड करिए, तब उसके बाद ही आप आंसर करिए, रिएक्शन करिए, बीच में ना बोलिए ज़्यादा, है ना। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब बार बार बता ही चुके हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फील अदर पर्सनस फीलिंग। दूसरे पर्सन की फीलिंग को और पर्सपेक्टिव को फील करने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। आप अपनी एम्पैथी कैसे दिखा सकते हैं? बाय एक्नॉलेजिंग एंड वैल्यूइंग देयर इमोशंस। आप दूसरे लोगों की इमोशंस को एक्नॉलेज करके, जानकर और उनको वैल्यू देकर, रिस्पेक्ट देकर अपनी एम्पैथी दिखा सकते हैं। ये वाली फ्रेजेस भी यूज़, ये जो फ्रेजेस हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगी। आई कैन इमेजिन हाउ यू मस्ट बी फीलिंग। आप जब किसी को सुन रहे हो तो आप ये बता सकते हैं, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आपको कैसा लग रहा होगा। इस तरह से कुछ भी फ्रेजेस, यहाँ पर कुछ और फ्रेजेस आप भेजिएगा, ठीक है बेटा। ट्रांसपेरेंसी, बी ऑनेस्ट, ट्रू एंड ओपन इन योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमेशा ट्रू रहिए, ऑनेस्ट रहिए और ओपन रहिए। डू नॉट हाइड और मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन। कभी भी इन्फॉर्मेशन को छिपाइए मत और मैनिपुलेट का मतलब तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत मत करिए। डू नॉट बी प्रेजुडाइज्ड और बायस्ड। कभी भी एक तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, बल्कि इम्पार्शियल रूप से इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपेरेंटली कन्वे करिए। कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार। कंसिस्टेंसी इन योर वर्ड्स एंड एक्शंस इज नेसेसरी इन बिल्डिंग ट्रस्ट। ट्रस्ट बनाने में शब्दों के साथ, एक्शन के साथ लगातार होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने मुझसे रिलेशनशिप बना लिया एक बार और उसके बाद आपने 3 साल तक मुझसे बात नहीं करी। चौथे साल जब आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इमीडिएटली आप मुझे कॉल कर रहे हैं, तो मैं कितना अनकम्फर्टेबल फील करूँगी ना। इसके बजाय आप जो है मुझसे टाइम पर बात करते रहिए, है ना। 2-2 मिनट निकाल कर, कभी 6 महीने में भी हमारी बात होती रहेगी तो हम लोग कंसिस्टेंटली बातचीत करने के उसमें रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे। तो वर्ड्स में भी और एक्शंस में भी जो है, आपने किसी के साथ एक बार अच्छा कर दिया फिर कभी अच्छा नहीं करा, तो आप हमेशा ही एक्शंस और वर्ड्स में कंसिस्टेंसी बना कर रखिए। इसी से ट्रस्ट मेंटेन होता है। शादी कर ली आपने किसी से एक बार, फिर उसके बाद तो एक्शन कोई करा ही नहीं, तो कैसे ट्रस्ट मेंटेन होगा। कीप योर वर्ड्स एंड प्रोमिसेस एंड कमिटमेंट्स। अपने शब्दों को, अपने प्रोमिसेस को, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करिए, रखिए। यानी अगर आपने मुझसे वायदा करा है कि मैं कल आऊँगा, मैं कल मैसेज डालूंगा, तो आप ज़रूर डालिए, है ना। कल, अभी तो वैसे भी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो आपको तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी ये बात कि अपने प्रोमिसेस, अपने वर्ड्स और अपने कमिटमेंट को रखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें कंसिस्टेंसी होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जिसके साथ वैलेंटाइन मनाया था उसी के साथ इस बार मनाइए, उसी के साथ अगले साल मनाइएगा। इफ़ इन एनी केस यू आर अनेबल
इफ एनी केस यू आर अनएबल टू फुलफिल योर कमिटमेंट, टेक द पर्सन इन कॉन्फिडेंस। अगर किसी केस में, देखिए कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी कारण से जो है पिछले साल वैलेंटाइन मनाया था, इस साल हम बाहर चले गए हैं पढ़ाई के लिए, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो किसी केस में, अर्जेंसी में, अगर आप अपने कमिटमेंट को पूरा करने में असमर्थ हैं तो उस पर्सन को विश्वास में लीजिए, टेक द पर्सन इन कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेट अबाउट दिस बिफोर हैंड, उससे पहले से ही, बिफोर हैंड का मतलब उससे पहले से ही बता दीजिए कि मैं इस बार नहीं आ पाऊंगा, और उसको एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन दे दीजिए, अगर हो सके तो उसको एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन दे दीजिए। एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। While providing feedback, focus on constructive criticism. फीडबैक प्रोवाइड करते समय कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए, यानी कि अब आप ये कहिए कि हाँ तुमने यार अच्छा करा है बट तुम और अच्छा कर सकते थे। जैसे आप जैसे मेरी वीडियो पर कर सकते हैं कि मैम आपने अच्छे नोट्स बनाए हैं बट अगर आप ये और ऐड कर लेते हैं तो और अच्छे हो जाते। तो इस तरह का कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, आपने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, आपके नोट्स बिल्कुल बेकार हैं, आपने ये नहीं लगाया इसमें, तो ये नेगेटिव फीडबैक हो गया। तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए और सॉल्यूशन ऑफर करिए, है ना। शेयर्ड वेज ऑफ इम्प्रूवमेंट, लोगों को तरीका सुझाइए इम्प्रूवमेंट का। तो मैं भी आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगी कि आप प्लीज़ कुछ तरीके बताइएगा जिससे हम अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकें। अपने सल्यूशन, हमें कुछ सल्यूशन दीजिएगा ताकि हम अच्छा से अच्छा और बना सकें। आगे चलते हैं। एंश्योर दैट योर फीडबैक इज़ डिलीवर्ड इन ए सपोर्टिव एंड नॉन जजमेंटल मैनर। आप ये भी एश्योर करिए, ये देखिए फीडबैक वाली लाइन आप प्रोवाइडिंग फीडबैक में भी लिख सकते हैं, ये वाली लाइन ऐड ऑन कर सकते हैं। आप ये भी एंश्योर करिए कि आपका फीडबैक जो है सपोर्टिव मैनर में, है ना, सपोर्टिव मैनर में जाए, ना कि जजमेंटल मैटर में जाए, यानी नॉन जजमेंटल मैटर में जाए और सपोर्टिव मैटर में जाए। जजमेंट मत करो किसी का कि यार तुम्हें आता ही क्या है, ये जजमेंट हो गया। सपोर्टिव वे में डालो, है ना। नॉन वर्बल क्यूज़, मैंने पहले भी बताया था, नॉन वर्बल क्यूज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लोगों की फीलिंग और इमोशन जानने की कोशिश करिए, तब भी जब वो साइलेंट हो। बॉडी लैंग्वेज को पढ़िए, मूड को पढ़िए, एटीट्यूड को पढ़िए और अकॉर्डिंगली रिएक्ट करिए। ऑन द अदर हैंड, मेंटेन एंड ओपन एंड अप्रोचेबल बॉडी लैंग्वेज। आपकी जब बॉडी लैंग्वेज आपको बनानी हो तो एक ओपन और अप्रोचेबल बॉडी लैंग्वेज बनाइए। ऐसी बॉडी लैंग्वेज बनाइए कि पीपल विल कम टू योर ऑफिस टू सीक योर सजेशंस और टू ऑफर यू सॉल्यूशंस। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं अगर बिल्कुल रिजिड हो जाऊँगी कि नहीं कोई मैसेज, नेगेटिव मैसेज मत करना भाई, मेरे को बहुत बुरा लगता है, तो वो बुरा हो जाएगा। मैं ओपन बनाइए, अप्रोचेबल बनाइए कि हाँ आपके पास लोग आ सकें। ऐसी बॉडी लैंग्वेज हो। प्लीजेंट स्माइल आप दिखा सकते हैं, सपोर्टिव जेस्चर्स दिखाइए, ये ना कि अकड़ वाले जेस्चर्स मत दिखाइए, एटीट्यूड मत दिखाइए। अपोलोजाइज व्हेन नेसेसरी, अपोलोजाइज का मतलब है क्षमा मांगना। If you are making mistakes or even unintentionally hurting someone, you should apologize sincerely, genuinely and honestly. अगर आपसे मिस्टेक हो रही हैं, even unintentionally यानी कि जानबूझकर ना हो रही हो, बिना जाने समझे, बिना जाने बूझे, अनजाने में, है ना, अनजाने में। अगर आपको अनजाने में भी आपसे गलती हो रही है, आपने किसी को हर्ट करा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से वो हर्ट हो गया है, आपकी इच्छा नहीं थी हर्ट करने की बट वो हर्ट हो गया है, तो भी आप उससे अपोलोजाइज़ करिए, क्षमा मांगिए, सिंसियरली क्षमा मांगिए, लगन के साथ, जेन्युइनली, बिल्कुल सच्चाई के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ उससे क्षमा मांगिए। तो ये हमारा जो है ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है थिंकिंग स्किल्स, मीनिंग एंड टाइप। मैंने पहले ही बताया था 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन 2024 में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ थिंकिंग स्किल, है ना। तो थिंकिंग स्किल्स वो कॉग्निटिव प्रोसेस हैं। कॉग्निटिव का मतलब ज्ञान संबंधी, वो ज्ञान संबंधी प्रोसेस हैं, वो मेंटल टूल्स हैं, वो मानसिक हथियार हैं दैट वी यूज़, जो हम यूज़ करते हैं कहाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ये आप यहाँ पर ऐसे वाला डायग्राम बना सकते हैं, फॉर मेकिंग डिफरेंट डिसीजंस, डिफरेंट डिसीजन बनाने के लिए, आस्किंग क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन आस्क करने के लिए, मेकिंग प्लान्स, योजनाएं बनाने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग एंड क्रिएटिंग इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए यानी व्यवस्थित करने के लिए और क्रिएट करने के लिए। जैसे हमने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करा है, उसको ऑर्गेनाइज करा है, तो इस तरह से। तो थिंकिंग स्किल क्या है, कॉग्निटिव अप्रोच, ये एक कीवर्ड है जो याद रखना, कॉग्निटिव अप्रोच है या कॉग्निटिव प्रोसेस है या फिर मेंटल टूल हैं। दोनों चीज़ बहुत अच्छे हैं, दोनों वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। मेंटल टूल हैं या कॉग्निटिव प्रोसेस हैं, जो जिन मेंटल टूल्स का या जिन कॉग्निटिव प्रोसेस का हम यूज़ कहाँ करते हैं, वो आप यहाँ डायग्राम बनाइएगा। कहाँ करते हैं, फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, फॉर मेकिंग डिफरेंट डिसीजंस, आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग प्लान्स एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड क्रिएटिंग इन्फॉर्मेशन।
इस तरह से वी कैन से दैट थिंकिंग स्किल रेफर टू योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि थिंकिंग स्किल क्या है, हमारी वो क्षमता है जिसकी क्षमता के सहारे हम प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड और एड्रेस करते हैं। हमारे पास जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स होते हैं, उन फैक्ट का, उन अवेलेबल इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम प्रॉब्लम को समझते और एड्रेस करते हैं, यानी उससे मुखातिब होते हैं, उसका सामना करते हैं, फेस करते हैं। टाइप्स ऑफ थिंकिंग स्किल, पहला आता है एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग स्किल इज योर कैपेबिलिटी टू एनालाइज ए गिवन प्रॉब्लम। एनालिटिकल है तो एनालाइज करना है और सिचुएशन स्टेप बाय स्टेप। इसमें हमें क्या करना होता है, एक दी हुई प्रॉब्लम को, कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है तो उसे हमें एनालाइज करना होता है, विश्लेषण करना होता है स्टेप बाय स्टेप, यानी वन बाय वन। In this we do a complete analysis of all the possible ways to interrupt the problems situation before you। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम एनालिटिकल थिंकिंग कर रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है हमारे पास, तो हम प्रॉब्लम का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करते हैं, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करने के लिए, प्रॉब्लम की व्याख्या करने के लिए, यानी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए हम उसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। और वो भी कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। दो ही वर्ड हैं, कंप्लीट एनालिसिस, स्टेप बाय स्टेप। एग्जाम्पल आप दीजिएगा, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है कि गो डाइवर्स, यानी अलग अलग डायरेक्शन में चले जाओ। डाइवर्स का मतलब है विभक्त हो जाओ, विभक्त का मतलब है बढ़ जाओ, है ना। कंक्लूड विद वन दैट वर्क्स, मतलब एक प्रॉब्लम के हम बहुत सारे सोल्यूशन के ये इस तरह से हम बहुत सारी दिशाओं में सोचें और उस पर कंक्लूड करें जिससे जो मोस्ट सुटेबल है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। मतलब एक प्रॉब्लम के बारे में हमने बहुत सारे सोल्यूशन निकाले और उसके साथ हम चले जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जो मोस्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़ एंड व्यू पॉइंट्स। इसमें क्या करते हैं, हम सारे संभावनाओं को, सारे व्यू पॉइंट्स को एक्सप्लोर करते हैं, खोज करते हैं एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन निकालने के लिए। जैसे कभी आप बीमार पड़ते हो तो बीमारी समझ में नहीं आती, तो आप मतलब बहुत सारी चीज़ों को देखते हो और उसके बाद एक प्रॉपर मेडिसिन वो वाली लेते हो। जैसे मान लीजिए, जैसे ये वाला एग्जाम्पल ठीक नहीं हुआ, जैसे पैंडेमिक के दौरान जब कोविड-19 का जो हमें सोल्यूशन ढूंढना था, तो हमने बहुत सारी जो है वो एंटीडोट्स बनाई। अब एंटीडोट बना कर हम चेक कर रहे थे और उसके बाद जो हम उसके साथ गए जिसने बेस्ट सोल्यूशन ऑफर करा। तो कोई भी दवाई या कोई भी इन्वेंशन जब करा जाता है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का ही सहारा लिया जाता है। अब आता है इसी का कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग में डिफरेंस भी आ सकता है, तो आप यही लिख लीजिएगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग अब इसकी उल्टी होती है, रिवर्सल होती है। किसकी रिवर्सल होती है? रिवर्सल ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। इसमें क्या होता है, हमें जो भी क्लूज मिलते हैं, डॉट्स का मतलब जो भी क्लूज मिलते हैं उन्हें कनेक्ट करना होता है, उन्हें आपस में जोड़ना होता है। यू कनेक्ट स्कैटर्ड थॉट्स, आप बिखरे हुए थॉट्स को, स्कैटर्ड का मतलब बिखरे हुए, आप बिखरे हुए थॉट्स को कलेक्ट करते हो, रिकलेक्ट करते हो, डाटा को, स्टैंड पॉइंट्स को और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को। जो भी आपको बिखरे हुए थॉट्स, डाटा, स्टैंड पॉइंट, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको आप कलेक्ट करते हो और एक बिग पिक्चर में एक जगह रख कर देखते हो। कन्वर्जेंट थिंकिंग इज ए की थिंकिंग स्किल वी नीड इन आवर लाइफ। कन्वर्जेंट थिंकिंग ही ऐसी की थिंकिंग स्किल है जिसकी हमें लाइफ में ज़रूरत पड़ती है कि हम सारे डॉट्स को, ज़िंदगी में जितने भी हमारे, मान लीजिए हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आई तो हम डिफरेंट सोल्यूशन सोचते हैं और फिर उन सारे सोल्यूशंस को एक जगह मिलाकर एक प्रॉपर सोल्यूशन तैयार करते हैं। अब इसका प्रॉपर एग्जाम्पल, बहुत ही प्रॉपर एग्जाम्पल है क्राइम केसेस को सुलझाने में, है ना। क्राइम केसेस को सुलझाने में क्या करती है पुलिस, जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो सारे क्लूज़ को एक जगह जोड़ती है और उनसे फिर कंक्लूजन निकालती है कि क्या हुआ होगा, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग, इट कवर्स 7 स्टेप। क्रिटिकल थिंकिंग में 7 स्टेप आते हैं। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, गैदर यानी इंफॉर्मेशन गैदर करना, एनालाइज यानी विश्लेषण करना, इंटरप्रेट यानी व्याख्या करना, इस्टेब्लिशिंग स्थापित करना, डिसाइड करना और फिर उसके बाद कम्युनिकेट करना यानी कंक्लूड करना प्रॉब्लम को। क्रिएटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है इमेजिनेशन को रन करना, सारी पॉसिबल डायरेक्शन में, यानी अपनी कल्पना शक्ति को दौड़ाना सारी पॉसिबल डायरेक्शन में, नए आइडियाज़ को जनरेट करना। इसको भी आप इस तरह से लिखिएगा, टू थिंक डिफरेंटली, थोड़ा अलग हटकर सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स, अलग हटकर सोचना।
अलग हटकर सोचना। ऑफर सॉल्यूशंस और अप्रोचेस फ्रॉम यूनिक एंगल्स, और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और अप्रोचेस निकालना बड़े ही अनोखे कोण से, बड़े ही अनोखे एंगल्स से। इट एनकरेजेस इनोवेटिव थिंकिंग। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो है, हम कोई इनोवेटिव थिंकिंग भी कर रहे होते हैं, यानी कि कोई इन्वेंशन जो है इनोवेटिव थिंकिंग कर रहे होते हैं। इनोवेटिव का मतलब है कोई, हम जैसे कोई आविष्कार कर रहे होते हैं, कुछ नया हटकर सोच रहे होते हैं। तो क्रिएटिव थिंकिंग में क्या है कि रनिंग इमेजिनेशन इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। कुछ ना याद रह जाए तो इतना लिखेगा कि इमेजिनेशन को सारी डायरेक्शन में रन करना। नए, जब आप इमेजिनेशन को सारी डायरेक्शन में रन करोगे तो आइडियाज़ नए जनरेट होंगे। कुछ नया हटकर सोचना, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, तो आपने सुना ही होगा वर्ड आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, और सोल्यूशन और अप्रोच यूनिक एंगल्स से निकालना। अब आता है होलिस्टिक थिंकिंग। होलिस्टिक का मतलब है संपूर्ण। होलिस्टिक थिंकिंग इज ऑल अबाउट सीइंग द होल सिस्टम। इसमें क्या होता है, हमें पूरे सिस्टम को देखना होता है, एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट पार्ट्स इन्फ्लुएंस ईच अदर। और ये देखना होता है, पूरे सिस्टम को देखने के बाद हमें ये देखना होता है कि किस तरह से इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 ऑर्डर हैं नेचर के, मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर, तो ये सारे चार ऑर्डर क्या हैं, ये होल सिस्टम हो गया, और चारों ऑर्डर एक दूसरे को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो इसी को हम होलिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रणनीति। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड एनविजनिंग द फ्यूचर। इसमें जो है हमें प्लानिंग करनी होती है और फ्यूचर के बारे में एक एनविजन बनाना होता है, एक कल्पना बनानी होती है। यानी फ्यूचर को हमें प्रिडिक्ट कर, फ्यूचर के बारे में लॉन्ग टर्म को लेकर देखना होता है। इट इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स। इसमें हमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म गोल्स को हम सेटअप करते हैं, स्थापित करते हैं, यानी उनके बारे में प्लान करते हैं। डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज टू अचीव दैम, फिर उन लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज यानी रणनीतियाँ बनाते हैं। एंड कंसिडरिंग ऑब्स्टिकल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, और लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए जो ऑब्स्टिकल, जो बैरियर आ रहे हैं, जो बाधाएँ आ रही हैं, उन बाधाओं को कंसीडर करते हैं, उन ऑब्स्टिकल्स पर सोचते हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एनकैश करते हैं, यानी कि उनको भुनाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पूरा यूनिट था। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इसमें जो है एक तो लीडरशिप कम्युनिकेशन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट वाला क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल मैनेजमेंट के क्वेश्चन सेक्शन बी और 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड टाइप्स ऑफ थिंकिंग और फैक्ट और इंटेलिजेंस, टैक्ट और इंटेलिजेंस में जो डिफरेंस है, ये 7 मार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली हिट ए लाइक एंड काइंडली डोंट फॉरगेट टू शेयर the video with the other members of your family। फैमिली का मतलब है अपनी फ्रेटर्निटी यानी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी में शेयर करिएगा, अलग अलग कॉलेजेस के फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और सबसे बड़ी बात है हमें फीडबैक भेजिएगा। आपका फीडबैक हमारे सिर माथे पर, यू ऑर्डर माई कमांड, यानी आपका हुक्म ही हमारे लिए सबसे बड़ा है। हमें कमेंट्स जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए फ्रूटफुल टाइम।